हेलो बच्चों, एनडीए का जो पेपर हुआ था अभी 18 अप्रैल को, उसका मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स अपलोड किए थे, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस किए थे 15 मिनट में। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब उसके बाद चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। ये इस वाले पार्ट में थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थोड़े जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 31st है सॉरी, कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 कब होता है। अब हमें पता है ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करती है थ्रू आउट इट्स डोमेन, और tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है, रेंज नहीं बात कर रहा, डोमेन, वो तो ऑलरेडी नंबर, तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 cos 2a पूछा है, और cos 2a का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था 11th क्लास में। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जैसे ही हम tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, tan की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/49 और 1 प्लस 1/49। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 48/50, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो आ गया 24/25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, यानी सिर्फ फॉर्मूला लगाना था हमें। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है एम एन और अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन, और ये कह रहा है कि सम ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल निकालिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो पहले हमें सोचना है कि छोटे एंगल तो कौन से और सबसे बड़ा एंगल कौन सा। पहली बात तो हमें ये पता है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है उसके सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होता है। तो इनमें से लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, तो क्लियरली ये वाली साइड लार्जेस्ट होगी। क्यों बेटा लार्जेस्ट ये क्यों होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एम जो है वो एम स्क्वायर अगर मैं अंडर रूट पर रख दूँ तो बराबर हो जाएगा, है ना। यानी एम जो है पॉजिटिव मान के चल रहे साइड, इसलिए तो एम अंडर रूट में एम स्क्वायर के बराबर होता है। बट अगर मैं इसमें एम स्क्वायर में कुछ ऐड कर दूँ, जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ी हो जाएगी, और उसमें फर्दर एम एन ऐड कर दूँ तो यानी ये वाली टर्म इससे बड़ी हो गई। तो ऐसे ही एन से भी ये बड़ा रहेगा, यानी ये दोनों से बड़ा रहेगा, इसलिए ये बिगर टर्म है। इसका मतलब है ये ए एंगल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको ए नाम दिया है। तो पूछ रहा है बी और सी का सब कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, कोसाइन फॉर्मूले से कॉस ए पर निकाल लेते हैं। तो अगर आपको कोसाइन फार्मूला पता हो, कोसाइन फार्मूला होता है कि अगर एक ट्राइंगल में ये साइड ए बी सी है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली को सी स्मॉल सी से। तो कॉस ए हो जाता है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, यानी जो एंगल आ रहा है उसके सामने वाली साइड बाद में माइनस होगी। ऐसे कॉस बी का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहाँ पे ना मैं ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो बी स्क्वायर मतलब मुझे ए एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर। तो इसको जब साइड का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एन, और नीचे आ जाएगा 2mn। ये टर्म कट गई, तो हमारे पास आ गया माइनस एम एन अपॉन 2mn, यानी -1/2। अब कॉस थीटा -1/2 कब होता है, तो हम कहेंगे कॉस थीटा 1/2 होता है 60 पे, तो -1/2 हो जाएगा 120 पे। तो ए का सम आ गया, ए की वैल्यू होगी 120। अब हमसे बी और सी पूछा है। एक ट्राइंगल में अगर तीन एंगल का सम 180 होता है और एक एंगल 120 है, तो बाकी का दो का सम क्या हो जाएगा 60। तो ये आंसर आ गया 60। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 34 पे। 34 क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता क्या होता है, यही साइन लॉ वगैरह से ही हम लिख सकते हैं। ये होता है 1/2 BC साइन है, यानी अगर स्मॉल्स बी और सी आ रही है तो ए एंगल आएगा, अगर ए और बी आ रहा है तो सी एंगल आएगा, ठीक है। और अगर ए और सी आ रहा है तो बी एंगल आएगा। तो यहाँ पे ए और सी दे रखा है, इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 A इंटू सी साइन बी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। A10 C4 साइन 30 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन थियोरटिकल है। हमने पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट सेट है। तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू। इक्वल सेट होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, और जब आप ध्यान से देखो तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, और सेट में कोई 5 डबल रिपीटेशन का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये 5 ही रहेगा।
और 9 पे भी रिपीटेशन को कोई लॉजिक नहीं है, हम नंबर को रिपीट नहीं करते सेट्स में। यानी बी सेट 159 है, ए सेट भी 159 है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट भी है। तो पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है। वो पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कहेंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 36 भी थियोरटिकल क्वेश्चन है। हमें पता है नल सेट हर जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, और हर सेट अपना ही सबसेट होता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, तो हम दोनों कहेंगे दोनों ट्रू है। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक सेट में 10 एलिमेंट्स आ जाए तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो हम पावर सेट में कितने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट आते हैं किस सेट में उसके सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 10, और जब 2 की पावर 10 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1024, यानी इसके 1024 सबसेट बनेंगे। और उन सेट को सारे सबसेट को एक सेट में रख देंगे तो वो बन जाता है पावर सेट। तो यानी इसका मतलब है एक पावर सेट में 1024 एलिमेंट आएंगे, और वो यही तो कह रहा है कि इसके पावर सेट में 1024 एलिमेंट आने चाहिए। तो कहेंगे ये भी ट्रू है। तो इसमें सारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन ये कह रहे 2x + 3/20 है और x और y नेचुरल नंबर है, तो कितने एलिमेंट आएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3y को यहाँ निकाल दिया और 20 - 2x कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालना है, बट इतना श्योर है कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। यानी इसका मतलब है y जो है वो है 20 - 2x/3। तो मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ ध्यान रखना है मुझे कि ये नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो जैसे ही मैं x को 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 20 - 2 18, 18/3 6। तो मैं पुट कर रहा हूँ x को 6 तो y 1 आ रहा है ना। x को 1 पुट किया तो y 6 आ रहा है, क्योंकि x को y चाहिए हमें। अब मैं x को 2 पुट करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो 20 - 4 60 नहीं होगा, 3 का मल्टीपल हमें ढूंढना है। x को 3 पुट करेंगे तो 20 में से 6 गए, तब भी नहीं आएगा। x को हम 4 पुट करते हैं तो 20 में से 8 के 12, 20 में से 8 गए तो आ जाएगा 12, 12/3 करेंगे तो आ जाएगा 4। ऐसे ही है। अब मैं 5 पुट करूँगा, 2 पुट करने पे नहीं आ रहा था, आप समझ रहे हैं मत। x को मैं 2 पुट किया तो ये नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पुट करके दिखाया था। x को 2 पुट किया था मैंने तो 4 आ गया था, 16, 3 का मल्टीपल नहीं होता। फिर 3 पुट किया था तो 14 नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने 4 पुट किया तो हो गया 8, 12। तो ये मैंने 4 पुट किया तो 12/4, ये भी 4 आ रहा है, ठीक है। फिर इसका मतलब हम 7 पुट करेंगे अब तो, क्योंकि 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 के 6, 6 पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही अब मैं जैसे ही आगे नंबर पुट करूँगा, मान लेते हैं मैंने 10 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। यानी मैं सिर्फ 3 नंबर ही पुट कर पाऊँगा। 1 पे 6 आएगा, 4 पे 4 आएगा, 7 पे 2 आएगा। तो इसके 3 ही सॉल्यूशन आएंगे। तो पूछ रहा था कितने एलिमेंट्स आएंगे आर के अंदर, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, बेसिक डेफिनेशन में भेजते हैं। ये कह रहा है कि f(x) जो है x+1 1-to-1 फंक्शन होता है। तो आपको ग्राफिकल अप्रोच पता होनी चाहिए। x+1 तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये एक 1-to-1 फंक्शन होगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये ऑन टू भी है। तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर में यहाँ पुट करूँगा x की जगह, तो इंटीजर में 1 पुट करने पे इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर लिमिटेड तो है नहीं। इसका मतलब ये 1-to-1 फंक्शन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ऑन टू में देखना होता है सारी x की वैल्यू पुट करने पे y इसी सेट में से आए। तो हम कहेंगे जब भी हम इंटीजर पुट करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर भी नहीं पता और लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं पता। बट अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे नेचुरल टू नेचुरल कर रहे हो, ऑब्वियसली 1-to-1 हुआ क्योंकि सीधी लाइन आएगी। x1 पुट करने पे 0 आएगा, है ना। इस तरह से निकाल लोगे आप। नहीं तो आप वो भी कर सकते हो, f(x1 = f(x2), तो उसमें 1 से 1 कट गया तो x1 = x2 आ रहा है दोनों ही केसेस में। तो ये 1-to-1 है। ऑन टू नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं हम x को नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं और y नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो आप देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, लोएस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पे, तो मेरे y 2 से स्टार्ट होंगे। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे ही मैंने 1 पुट किया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो y 2 आ गया, अगले वाले में 3 आ जाएगा। यानी मेरी जो रेंज है वो क्या आ रही है, 2 3 4 5। यानी y मेरे पास 1 कभी नहीं आएगा। तो कहेंगे कि भी यह तो कह रहा है कि कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट हमारी रेंज मैच नहीं कर रही, क्योंकि कभी भी y 1 नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही y को 1 पुट करूँगा मैं
तो x मेरे पास आ जाएगा 0 और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक दी हुई हैं, तो वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कहेंगे दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि उसने ऑलरेडी खुद ही लिखा हुआ है कि ऑन टू फंक्शन नहीं था। अब चलते हैं अगले वाले पे। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पे बेस्ड है कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो उसकी पावर -1 का मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो बेसिकली हमें पता है z1 और z2 का जब कॉन्जुगेट करते हैं वो z1 को कॉन्जुगेट हो जाता है और z2 को कॉन्जुगेट हो जाता है। अब क्योंकि इसका जब मैं कॉन्जुगेट करूँगा तो 1 तो एक रियल नंबर ही है, तो उसको कॉन्जुगेट यही रहेगा, और x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, यानी ये z बार की पावर -1 है, ठीक है ना। तो z बार की पावर -1 है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगली गलत है, क्योंकि हमें ना एक प्रॉपर्टी पता है कि z इंटू जेड बार हमारा मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, और ये कह रहा है कि भी z इंटू जेड -1 हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि z अगर होगा x प्लस आयोटा वाई तो उसकी पावर -1 तो x प्लस आयोटा वाई हो जाएगी, तो ये तो मॉड z थोड़ी आएगा हमेशा ना। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, तो सिर्फ 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40th की बात करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई ले लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि सम ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर, सम ऑफ z, यानी ये z और इसका कॉन्जुगेट हमेशा रियल नंबर आएगा, तो हम कहेंगे यस ये तो ट्रू है, जब इनको ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा, तो यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे इसी तरीके को लेंगे कि x प्लस आयोटा वाई करेंगे और फिर उसका डिफरेंस लेंगे, तो x कट जाएगा और आपको आ जाएगा 2 आयोटा वाई, ठीक बात है, और आप कह दोगे प्योरली इमेजिनरी, बट ये ज़रूरी नहीं है हमेशा ट्रू हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हमेशा ट्रू होनी चाहिए, यानी ये हमेशा ट्रू होगा कि भी रियल नंबर ही रहेगा, क्योंकि आयोटा नहीं आ रहा, बट ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 को तो मैं 2 प्लस 0 आयोटा ले सकता हूँ, और जब मैं इसको कॉन्जुगेट करूँगा तो वो 2 माइनस 0 आयोटा आएगा, तो इनका डिफरेंस तो 2 ही आएगा, सॉरी 0 ही आएगा, और 0 रियल नंबर होता है, इमेजिनरी तो नहीं होता। बट ये भी कह सकते हैं कि फिर उस केस में उसको 0 प्लस आयोटा इमेजिनरी ले लेंगे, ये सारे रियल नंबर होते हैं, तो उस केस में फिर हम कह सकते हैं यस ये हमारा जो है इमेजिनरी आएगा, क्योंकि हर रियल नंबर को भी इमेजिनरी मानते हैं, तो फिर तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगी। बट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, बट चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखो, ये मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता था, बट कि अगर y 0 हो जाएगा तो उस केस में तो वो रियल नंबर रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नहीं लिखा है, सिर्फ इमेजिनरी लिखा है, और 0 को भी हम इमेजिनरी मानते हैं, तो इस केस में हम कहेंगे यस ये भी ट्रू हो रही है। मतलब ऐसी कन्फ्यूजन आ सकती है, इसलिए मैंने डिस्कस करने की सोची, अदरवाइज ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी वर्ड आता तब शायद कन्फ्यूजन हो जाती। ये इमेजिनरी नंबर है और 0 को इमेजिनरी नंबर ले सकते हैं, तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू, तो ये दोनों ही ट्रू हैं, तो इस केस का भी आंसर सी हो जाएगा। फटाफट देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। आप ऐसे करो कि ना आयोटा की पावर 2n प्लस 1 है, और आयोटा की पावर 2n माइनस 1 अलग कर लो। जो -1 है ना इसके साथ मैंने इसको अलग कर लिया, -1 की पावर 2n माइनस 1। अब इतना मुझे पता है कि ये हमेशा ऑड नंबर होता है, 2n हमेशा इवन होता है, उसमें से माइनस कर देते तो ऑड हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड हमेशा -1 होती है, यानी इसका आंसर माइनस ही आएगा। यहाँ से इसको क्लब करते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा आयोटा की पावर 4n, क्योंकि 1 से 1 कट गया, और हमें पता है आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल करो वो 1 ही आता है, यानी ओवरऑल आंसर -1 आ जाएगा, तो ये हमारा ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब हो गया हमें सम ऑफ द रूट्स जो है, सम ऑफ द रूट्स हो गया वो -b बाई, तो -2/4 यानी -1/2 हो जाएगा, ठीक बात है। और हमें पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यानी एक स्टेटमेंट ये भी होगा कि 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा, है ना, क्योंकि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, यानी मैं इस 1/2 को लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा,
और फिर अल्फ़ा को इधर ले जाओगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2α², माइनस अल्फ़ा था और एक और अल्फ़ा चला जाएगा तो -2α। तो बीटा मेरे पास ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रही है डायरेक्ट, तो कहेंगे यस इट इज़ ट्रू। अब चलते हैं 43 पे। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फ़ा जो है वो बीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब होता है कि अल्फ़ा बीटा 1 हो गए, यानी प्रोडक्ट हमारा 1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, यानी हम कहेंगे k/5 हमारा 1 हो गया, तो k की वैल्यू 5 हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। 44 क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है कि 8 प्लेयर में से हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, तो बच्चे कहेंगे 8c5 हो गया, बट यहाँ कह रहा है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को लेना ही नहीं है, नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो 8 में से 7 बच्चे अलग हो गए और एक पर्टिकुलर हो गया, इसको तो लेना ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। नहीं, पाँचों के पाँचों यहाँ से आएंगे, तो हम कहेंगे सेलेक्ट करना है, तो 7c5 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ गया, यानी 7 × 6/2, तो 21। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये बन रहा है a² + b² + 2ab, यानी 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो उसकी पावर 5 कर देंगे जब हम 2x + 1 का होल स्क्वायर का, तो एक तरह से ये बन गया। अब इसकी जो जनरल टर्म होती है वो क्या होगी, tr + 1 10cr, मैं इसको 1 + 2x की पावर r भी लिख सकता हूँ ना, तो 2x की पावर r कर देते हैं इसको फिर। अब इसकी जो मिडिल टर्म, टोटल नंबर टर्म्स 11 आ रही है क्योंकि एंड 10 है, तो मिडिल टर्म इसकी हो जाएगी 6 टर्म, ठीक है ना, 6 टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी। तो 6 टर्म कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है मिडिल टर्म इसकी होगी n/2 + 1 टर्म। तो 6 टर्म कैसे निकालेंगे, r को 5 पुट करके, तो ये आ जाएगा 10c5 2 की पावर 5 और x की पावर 5। तो वो पूछ रहा है मिडिल टर्म का कफिशिएंट क्या होगा, तो कहेंगे कफिशिएंट ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। 10c5 का मतलब है 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 4 8 16 32, यानी ये 32 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6, नीचे आ रहा है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 दूनी 8 कट गया, 3 से 2 पे कट गया, 5 से ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 9 7 63 63 63 × 4, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 64 और 128 128 × 63। अब वैसे तो मैं इसको बहुत इजीली कर सकता हूँ, 8 या 24, लास्ट डिजिट पे 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगी, क्योंकि किसी में 4 नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। बट आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म समझ गया हमने क्या किया, हमने इसके अंदर 1 + 2x का फॉर्मूला लगा दिया था, फिर इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या आंसर आता है। मैं तो लास्ट डिजिट से ही देख लिया तो पता चल गया 8024 ही आ रहा है, 8064 ही आ रहा है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट है। अगला चलते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ये दिया हुआ है कि NC1 NC1 NC2 NC3 अप टू NCn का सम क्या होगा। तो हमें पता है कि ये तो भी NC0 से जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा इन सब का सम आता है 2 की पावर n। तो इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा ये टर्म माइनस दिस, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो कहेंगे इसका सम तो आना चाहिए 2n - 1, टोटल 2n - 1 नीचे। अब यहाँ तो ऐसी कोई सीरीज नहीं दे रखी, तो ध्यान से देखो जो आंसर दे रखे हैं, मेरे पास आंसर आना चाहिए 2n - 1। तो ये सारे आंसर जो है ये जीपी सीरीज़ है, और अगर जीपी सीरीज़ में हम बात करें n सम ऑफ n टर्म्स का निकालने का, तो होता है a × r की पावर n -1/r-1, और सारी सीरीज़ में रेशो 2 दे रखा है। इसका मतलब है 2 की पावर n-1 तो आएगा, क्योंकि नंबर टर्म्स n होनी चाहिए तभी। तो यहाँ पे नंबर टर्म्स n आ रही है, यहाँ पे नंबर टर्म्स n+1 आ रही है, इसको तो लेंगे नहीं। यहाँ पे नंबर टर्म्स n आ रही है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नंबर टर्म्स n-1 आ रही है, इसको भी नहीं लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 1 बस ए होती है, हो सकती है सी हो सकती है, क्योंकि टोटल नंबर टर्म्स ये आएंगी। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, r मेरा 2 है, और कॉमन रेशियो 2 है मतलब, और टोटल नंबर टर्म्स ये है। तो यानी इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2n - 1। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई इस केस में r2 आएगा, और 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 फंस जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी है। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा सी।
ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा है कि भी 1+x⁴ को खोलोगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या आएगा, तो कहेंगे 2 ही आएगा, कुछ भी कर लो। अगर आपको पास्कल ट्रायंगल याद हो तो पास्कल ट्रायंगल हमें कोफिशिएंट्स देता है 1331, 1441, 14641। तो हमेशा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 और 1 ये तो आते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट हमेशा 1 होता है, नहीं तो ऐसे समझ लो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा NC0, लास्ट कोफिशिएंट होगा NCN, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट का टर्म पूछा है कोफिशिएंट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। ये कह रहा है कि इसमें ना किसी एपी में फर्स्ट टर्म 2 है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये नेक्स्ट 5 टर्म यानी 6 से लेकर 10 तक, तो इसको ले सकते हैं S10 - S5। तो इसको जो 4 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स S5 इक्वल टू S10 - S5। इस S5 को इधर ले जाओगे तो 5 बार S5 इक्वल टू S10। ये फॉर्मूला लगा देते हैं, S5 का सम ऑफ 5 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2 2a + 5 - 1d। इधर हो जाएगा हमारे पास 10/2 2a + 9d, 2 से 2 कट गया, 5 से ही कट गया 2, एक और यहाँ पे पुट कर देते हैं a की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 4 + 4d इज इक्वल टू ये 2 × 2 4 + 9d, ये हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो 20 + 20d इज इक्वल टू 8 + 18d हो जाएगा, तो 12 = -2d हो जाएगा। d की वैल्यू -6 आ गई, तो d की वैल्यू -6 आ गई। अब हमने पूछा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म कैसे निकालेंगे, 10/2 2a हमारा 2 है तो 4 हो जाएगा ये, + 9d तो 9 × 6 = 54, तो ये आ जाएगा 10 × -50/2, तो -50 से कट कर देंगे तो -25 × 10 -250 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 30 हम कर चुके हैं, 20 इस वाले टोटल में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेस है कि अगर कोई जीपी सीरीज हो AR² एंड सो ऑन, तो वो कह रहा है अगर इसको हम किसी नॉन ज़ीरो के से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब के से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या वो भी जीपी रहेगी, तो कहेंगे यस, क्योंकि रेशियो तो सेम रहेगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे के से के कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तब भी के से के कट जाएगा, तो यस वो भी जीपी सीरीज रहेगी। कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड कर दें तो क्या वो भी सीक्वेंस जीपी रहेगा, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि अगर मैं के से डिवाइड कर दूंगा हर टर्म को, तो जब मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो अपॉन वाला के तो कट जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा, यानी हमेशा वो भी जीपी रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो गई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो इस वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। अब ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे होंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 डिजिट का प्राइम नंबर बताओ। कभी आपने ना प्राइम नंबर के बारे में नहीं सोचा हो, अगर प्राइम नंबर बताओ जो इन डिजिट से बनेगा, तो कई बच्चे इसमें बनाने की कोशिश की, अगर हो सकता है ना बनाओ, बट ध्यान से अगर आप देखो बेटा कि ना यहाँ पे जो डिजिट दे रखी है वो दे रखी है 1 2 3 4 5, हमें इन सारी डिजिट को यूज़ करना है 1 बाय 1, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर रिपीट कर सकते हैं, सारी नंबर डिजिट को यूज़ करना है। तो इसका मतलब जो नंबर बनेंगे वो इन्हीं से मिलकर बनेंगे, और जब इनसे नंबर मिलके बनेंगे तो वो नंबर कुछ इस तरह से होंगे, ये हो जाएगा या 5 पहले आ जाएगा। कहने का मतलब है नंबर इन्हीं डिजिट से मिलके बनेगा। ठीक बात है, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि इन सारे डिजिट का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, सम 15 आ रहा है। और हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उन डिजिट का सम 3 हो। और क्योंकि ये 15 सम आ रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर आप बनाओगे इनसे वो 3 से डिविजिबल जरूर होगा, क्योंकि इनका सम 15 बन रहा है। और अगर 3 का से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिनके फैक्टर में वो खुद नंबर और 1 आते हैं, यानी वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते अदर देन इटसेल्फ। तो 3 से डिवाइड होने का मतलब वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है इन डिजिट से जब आप प्राइम नंबर बनाओगे तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, स्मार्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू।